के लिए, वो भी आपको याद रखना है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 9 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए बने गए, वो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, उन जज को शपथ भी ओथ भी दिला दी गई। और अभी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने क्लियर किया है 68 नाम हाई कोर्ट जजेस के लिए। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, सारे जज बनने का प्रोसेस क्या होता है। देखो, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका लॉ मिनिस्ट्री है, और ये आपके प्रेसिडेंट साहब हैं। इन तीन के बीच में सारा खेल चलता है। फिर अगर हाई कोर्ट का जज बनना हो तो यहाँ पे हम हाई कोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाई कोर्ट से एक नाम जाएंगे, यहाँ पे कुछ नाम जाएंगे, ये नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री आगे फॉरवर्ड कर देगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट यस कर देंगे तो वो अपॉइंटेड कर दिए जाएंगे हाई कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट के जज हो ना सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड कर दिए जाएंगे। अपॉइंटेड प्रेसिडेंट करते हैं क्योंकि इन्होंने साइन करके भेज दिया, अपॉइंटेड कर दिए गए। अब पंगा क्या चलता है, यहाँ से नाम चले तो जाते हैं पर लॉ मिनिस्ट्री आगे फॉरवर्ड नहीं करती। अब आप क्वेश्चन उठता है लॉ मिनिस्ट्री पास क्यों भेजते हैं, वो कुछ अगर मुझे जज बनाना है तो मेरे ऊपर कुछ इंक्वायरी वो करते हैं, मैं जज प्रॉपर बनने लायक हूँ, इस कैपेसिटी से हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है खराब, तो वो थोड़ी इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, अगर वो इंक्वायरी कुछ प्रॉब्लम लेते हैं वो रिकन्सिडरेशन को दोबारा भेज देते हैं, ये दोबारा उसी नाम को आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो इनको मानना ही पड़ता है और आगे फॉरवर्ड ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, तो उसमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है। देखो है तो तीनों कहीं ना कोई इंडिपेंडेंट रखना है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जुडिशरी को जज अपॉइंटेड जज, ये वाला रूल हमारे इंडिया में चलता है। तो इसके लिए कोलिजियम सिस्टम बनाया हुआ है, इसके लिए बहुत सारे केसेस हुए हैं। फर्स्ट जज केस में क्या था, सीजीआई नाम भेज देते लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ आगे कर देती थी। पर प्रेसिडेंट जो फर्स्ट जज केस था उसमें प्रेसिडेंट जो सीजीआई रिकमेंडेशन भेजते थे वो कंपलसरी नहीं थी, प्रेसिडेंट माने या ना माने। पर सेकंड जज केस में क्या हुआ, इसमें 2+1 2 सीनियर मोस्ट जज और +1 ये नाम आगे सेंड करेंगे। उसमें कंपलसरी कर दिया गया कि इनकी जो रिकमेंडेशन आएगी वो माननी ही पड़ेगी, जो भी ये भेजेंगे कोलिजियम भेजेगा। आगे बढ़ के थर्ड जज केस हुआ, इसमें इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जज +1 सीजीआई इंडिया को ऐड कर दिया गया, ताकि और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ पाए। तो अब ये थर्ड जज के सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है। इसके बाद फोर्थ जज केस भी आया, जिसमें आपको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, NJAC बनाया गया। तो वो मैं आपको बताऊंगा, इसको पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं बताऊंगा क्यों किया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक हाईएस्ट जुडिशल पोजीशन आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 124 आपको याद रखना है, 214 का हाई कोर्ट्स का आगे बता दूंगा। पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं कि नंबर ऑफ जजेस, देखो कितने जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट बताती है, ना कि प्रेसिडेंट बताते हैं। पर अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट करते हैं अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के अंदर करते हैं। जो एज होती है 65 साल तक वो रह सकते हैं, और उन्हें प्रेसिडेंट एक मोशन पास करके पार्लियामेंट प्रेसिडेंट उनका रिमूव कर सकते हैं। ओथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर वो किसी को अपॉइंटेड करते हैं, वो दिलवाता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट बी प्लेड इन एनी कोर्ट अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो किसी के सामने नहीं जाएंगे, वो अपने आप में सुप्रीम है। क्वालिफिकेशन क्या है कि इंडियन होना चाहिए, उसके बाद 5 साल का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी भी एक स्टेट या 2 स्टेट से ज़्यादा की, एडवोकेट होना चाहिए, 10 साल लिख लो यहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर एक कोर्ट में, किसी भी और कोर्ट के अंदर ये। और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो आदमी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, हाँ लगता है ये जज जैसा बनने लायक है, तो उस ओपिनियन प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, विधि मैंने ऊपर बताई है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वही पता ही है आपको। अपॉइंटमेंट बेस होता है कोलोजियम सिस्टम, जो मैंने आपको बताया 4+1, ये एक नाम भेजते हैं लॉ मिनिस्ट्री आके प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कर देते हैं, ऐसे चलता है। ये 998 में थर्ड जज केस जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट किया गया था किस चीज़ के लिए, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इनको बनाने के लिए। यानी कि 4+1 वाला जो कोलिजियम सिस्टम है थर्ड जज केस में डेवलप हुआ था, ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र किस का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। ये जो कोलिजियम सिस्टम है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं, कहीं भी मेंशन नहीं है। थर्ड जज केस आया 998 में, कोलिजियम सिस्टम डेवलप किया, इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द प्योरिटी ऑफ द जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और CJI चीफ जस्टिस होंगे, कंसल्ट करके नाम आगे भेजेंगे, ठीक है ना, आगे भेज के लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा। तो ये सब किस काम कर रहे थे, तो अभी क्या था, जज को ही अपॉइंटमेंट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो सरकार सोचती है नहीं हमारा भी रोल आना चाहिए, सरकार एक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है 2014 में, और NJAC का गठन किया जाता है।
एनजीसी के अंदर क्या था? एनजीसी के अंदर क्या था कि इसके अंदर कोलिजियम सिस्टम जो होगा, जो नाम भेजता है अपॉइंटमेंट करने का, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके एक नया कोलिजियम बनाया जाएगा जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब कि क्या आ जाएंगे उसमें? सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जज होंगे, और भी उसमें आदमी होंगे, गवर्नमेंट के आदमी भी होंगे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर ऑफिसर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगे। देखो इसके अंदर लिखा भी है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एनजीसी बॉडी क्रिएटेड बाय द टू, ठीक है ना, ये क्रिएट की जाती है जज अपॉइंटमेंट के लिए। वॉज द लोकसभा से पास कर देता है 2014 को, और 6 मेंबर कमेटी होगी ये। सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनके पास नॉलेज होगी जुडिशरी की। तो ये लोग अपॉइंटेड करेंगे जज को, ये नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट को। जब लॉ मिनिस्टर आ गए तब लॉ मिनिस्टर के पास तो जाएगा ही नहीं, अब तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और अपॉइंटेड कर दिए जाएंगे। पर इसको प्रिंसिपल को क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि प्रिंसिपल जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिपेंडेंसी रहनी चाहिए जुडिशरी। जुडिशरी में किसी एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं रहना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कर दिया जाता है। अब रिमूवल ऑफ द जज कैसे किया जाता है? कोई जज है उसका रिमूव कैसे किया जाता है? देखो ऑर्डर तो प्रेसिडेंट का रखता है, पर उसके लिए एक स्पेशल मोशन पास कराना होता है। स्पेशल मोशन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो टोटल मेजोरिटी के प्रेजेंट एंड वोटिंग रहने चाहिए, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप का 50% से अबव, जितनी टोटल मेंबरशिप है किसकी, जितने टोटल मेंबर हैं किसके, लोकसभा के, राज्यसभा को, उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। और स्पेशल में क्या बोलते हैं, 2/3 मेंबर जो हैं टोटल के वो प्रेजेंट रहने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए। तो एक बिल पास कराया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर, और फिर कुछ बेसिस है जिसके ऊपर हटाया जाता है कि कोई मिसबिहेव की हो या इनकैपेसिटी की हो। अब इसे पता लगाने के लिए इनकैपेसिटी और मिसबिहेव की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए एक इंक्वायरी की जाती है। जस्ट इंक्वायरी एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया है, इंक्वायरी होगी, फिर स्पेशल मेजोरिटी एक्ट से बिल पास होगा दोनों सदन में, और फिर प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। और खुशी की बात यह है अभी तक कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया आज से पहले। अब कुछ इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, 125 आता है, वो सैलरी डिटरमाइन करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट, सैलरी कितनी रखनी है जज की। और एक बार जज बन गया उसकी सैलरी घटा बढ़ा नहीं सकते, उसको पहले ही घटा बढ़ाते बनने से पहले। एक बार जज आपको अपॉइंटमेंट कर दो कि सैलरी नहीं घटा बढ़ा सकते, और सैलरी कौन देखता है? ये देखती है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट में अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा इन द एब्सेंस ऑफ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी और को अपॉइंटेड कर सकते हैं एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 126 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, कभी कभी क्या होता है कि ना कोरम होती है कि कम से कम इतने जज तो होने ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो कम हो जाती है तो क्या करते हैं फिर कुछ जज कहाँ से लेके आते हैं? हाई कोर्ट से लेके आते हैं एज ए एड हॉक कुछ समय के लिए, जब तक वो कोरम फुलफिल नहीं हो रही। ये ऐसा कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। किसकी कंसेंट से करते हैं? वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से करते हैं। अभी तक आपने देखा पार्लियामेंट का 2 रोल आया है, एक तो जज बढ़ाने के लिए उनकी संख्या और घटाने के लिए, और सैलरी के लिए आया, और सारा रोल प्रेसिडेंट का चल रहा है। यार कुछ भी करना हो तो प्रेसिडेंट की कंसल्ट से करते हैं, आफ्टर द कंसल्ट ऑफ द, उस हाई कोर्ट से भी करते हैं जिस हाई कोर्ट से लेके आ रहे हैं जज को एड हॉक के लिए, तो सब जज से कंसल्ट करते हैं और फिर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। उसको सारी प्रिविलेज और पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की दी जाती हैं जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने कोड ऑफ रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश होगी। अभी जो प्रिंसिपल एक ही बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो दिल्ली के अंदर है। अगर आपको किसी और राज्य में, जैसे साउथ में इंडिया में नहीं है, वहाँ पे पहुँचानी है तो ये सीजीआई कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं। किसकी कंसेंट से अप्रूवल लेना होगा? प्रेसिडेंट का, तो ये कर सकते हैं। ओरिजिनल जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 131 में रखी गई है। ओरिजिनल क्या कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या, एपलेट अथॉरिटी, यानी कि आप हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में करोगे नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है, जो आपका वायलेशन होता है किसी फंडामेंटल राइट का, तो आप आर्टिकल 32 बोलता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक तरीका वो है। एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131, इसमें क्या होता है अगर स्टेट और सेंटर की किसी विवाद है किसी बिल के लिए, या स्टेट का विवाद है, या एक स्टेट बहुत सारी स्टेट का विवाद है, या सेंट्रल बहुत सारी स्टेट का विवाद है, तो वो सारे कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस विवाद का निपटारण करने के लिए। तो ये सारी चीज़ है। फिर ये छोटे छोटे आर्टिकल आते हैं, एपलेट जुरिडिक्शन आती है। एपलेट जुरिडिक्शन क्या? अपील करना।
अपील, कुछ अपील ऐसी होती हैं, आप हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट में केस आ रहे हैं, हाई कोर्ट आपको बोलेगा ठीक है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो सर्टिफिकेट साइन करके दे देगा, आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट कभी भी रोक भी लगा देता, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे केसेज होते हैं, ये आपको याद 32, 33, 34 से 34A से जाते हैं। कुछ स्पेशल लीव जुडिक्शन होती हैं, वो 136 से जा सकते हैं। कुछ ग्रैंड स्पेशल लीव होती हैं अपील करने के लिए, तो वो जा सकते हैं। पावर टू रिव्यू हिज ऑर्डर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी पास्ट में कोई ऑर्डर दिया हो, कुछ किया हो, तो उसको जजमेंट को वो रिव्यू कर सकती है, दोबारा से ठीक कर सकती है। ऐसा उसको 137 में पावर दी गई है, कोई भी उसका जजमेंट हो, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ द मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो रूल मेड करती है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 145 में रखे जाते हैं। 139 में जो रिट्स हैं वो इशू करती है फंडामेंटल से रिलेटेड। 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग, जिसकी जो भी सुप्रीम कोर्ट बताएगी वो इंडिया की सारी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, ऐसा 141 में दिया गया है। 142 में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि जो है सी कैन पास ए ऑर्डर एंड डिक्री टू कंप्लीट द जस्टिस और एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट, मतलब वो कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, कोई कंप्लीट जस्टिस किसी इंसान को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 याद रखना, प्रेसिडेंट को कोई लीगलिटी कंसल्ट चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट उसे कंसल्ट देगी वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो उनके ऊपर एक एडवाइजरी होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 145 क्या है, रूल मेकिंग पावर क्या है 145। 146 में जो उसके ऑफिसर और सर्वेंट हैं जो काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका सारा लेखा जोखा, उनकी सैलरी अलाउंसेस सब एक्सपेंसिव वो सुप्रीम कोर्ट तय करता है, तो वो भी उसके अंदर लिखा गया है। फिर आता है हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट सिमिलरिटी है, मैंने ऊपर क्या बताया था 124 आर्टिकल बताया था जिससे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, यहाँ पे 214 कर दिया गया घुमा के। तो ये कैसे हाई कोर्ट को, देयर शैल बी हाई कोर्ट इन फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए। पर हमारे इंडिया में कैसा है, कुछ हाई कोर्ट को 2 स्टेट को एक ही हाई कोर्ट बना रखी है, जैसे चंडीगढ़ वाली होगी आपकी, वो पंजाब और हरियाणा की दोनों की है। फिर गुवाहाटी वाली, जो गुवाहाटी वाली है ना आसाम में, उस पर बहुत सारी स्टेटों का लोड दिया गया है, तो ऐसे बनाया, यूटीज़ के साथ कर दिया, अंडमान निकोबार की केरला हाई कोर्ट को दे दिया। तो ऐसे ऐसे हमने सब चीज़ों को किया हुआ है। पर क्या बोलता है आर्टिकल 214 कि हर स्टेट के पास अपनी एक हाई कोर्ट हो। एवरी हाई कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो, उसके पास वो 215 में बताए गए हैं। एवरी हाई कोर्ट कंसिडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, सॉरी चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, और अदर जज भी होते हैं उसके अंदर, टाइम टू टाइम पे उनको अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो प्रेसिडेंट के रोल चल रहा है अभी भी, जहाँ स्पेशल चीज़ आती है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन सर्विस क्या है जज की, देखो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वही वो अंडर हिज हैंड एंड सील के अंदर, ऑफिस जो 62 साल तक वो निभा सकते हैं, 62 साल तक रह सकते हैं। उसके बाद चाहे तो वो हाई कोर्ट में भेज, सुप्रीम कोर्ट में भेज दी जाए, वो 3 साल और रह सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट ले लें। बनते कैसे हैं, मतलब कैसे उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पहले कंसल्ट किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट से कंसल्ट करता है, जिस स्टेट जिस हाई कोर्ट्स का वो जज है या दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है, उस चीफ जस्टिस की भी कंसेंट लगती है। क्योंकि आप देखो किसी में या तो मैं फिर सबऑर्डिनेटेड कोर्ट के या किसी एडवोकेट को मैं हाई कोर्ट का जज बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना रहा हूँ उसको, तो किस किस की मतलब बात करनी पड़ेगी, कंसल्ट उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर यूपी के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो वहाँ के चीफ जस्टिस होंगे, उन सबको मिलके हम बात करेंगे, और उसके बाद उस आदमी को अपॉइंटेड कर दिया जाएगा एज ए जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो ओथ होती है, ये थोड़ा डिफरेंस आया तो याद रखना, गवर्नर दिलवाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट था, यहाँ पे गवर्नर दिलवाता है ओथ। पर रेजिग्नेशन जो आपको रिज़ाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को ही दोगे, क्योंकि उसकी अंडर वारंट, अंडर हेड एंड सील की उससे हुए, तो उसको वही हटा सकता है, वही रह सकता है। तो आप किसको दोगे, जहाँ पे अंडर वारंट हैंड सील है तो प्रेसिडेंट ही बनाएगा और प्रेसिडेंट ही हटाएगा, दोनों चीज़ उसके पास होंगी। पर ओथ गवर्नर दिलवाता है। जज में रिमूव ऑन द मैनर, सेम मैनर पे 124 में जो मैनर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो ये भी जज ऐसे रिमूव किए जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ही। ऑफिस में भी वैकेंट, अगर कोई ऑफिस वैकेंट हो जाए तो फिर क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, वो एडॉक जज बना दिए गए थे या कुछ भी कर दिया गया, तो प्रेसिडेंट उसको फुलफिल दोबारा से करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 10 साल का उसका जुडिक्शन टेरिटरी इंडिया के अंदर काम करना होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ये सारी चीज़ें, जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज वज रहते हैं 10 साल तक किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक आप क्या होने चाहिए, आप जज होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो अगर फिर लगता है फिर आपको जज बना दिया जाता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज,
एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रेसिडेंट डिसीजन उसमें फाइनल होगा, ना कि पार्लियामेंट का डिसीजन। तो अभी भी बस देखो दो चीज़ के लिए पार्लियामेंट का रोल आया, सैलरी अलाउंसेज जो भी हैं, नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, दो चीज़ के लिए आया, ये दो चीज़ के लिए। और तीसरा क्या है, गवर्नर ओथ दिलवाता है हाई कोर्ट के जज की। बस अभी तक प्रेसिडेंट ही चल रहा है। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में बाय द प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और दोनों स्टेट के हाई कोर्ट के जज, दोनों स्टेट में यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, दोनों स्टेट के हाई कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस होंगे दोनों का कंसल्ट चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस वही, अगर एब्सेंट है कुछ भी है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटेड किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इफ द चीफ जस्टिस अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी तो उनकी जगह किसी और को अपॉइंटेड किया जाता है। एडिशनल और एक्टिंग जज कौन होते हैं, देखो एडिशनल और एक्टिंग जज क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है केस बहुत पेंडिंग होते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसके लिए एडिशनल जज अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो अगर कोई जज 62 से ज़्यादा का है तो उसको नहीं किया जाएगा, 2 साल तक के ही किए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। एक्टिंग जज भी सेम प्रोसीजर उनके लिए होता है। अब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। कभी कभी क्या किया जाता है, वही बर्डन बढ़ जाना, कोर्ट के ऊपर केस ज़्यादा हो जाना, कभी कभी जो रिटायर हो गए हैं जज उनको दोबारा से अपॉइंटेड किया जाता है कि कुछ समय के लिए फिर दोबारा से आप नौकरी पे आ जाओ, दोबारा से आप सर्विस दो। पर उनको तो क्या मिल रही है, उनको पेंशन भी मिल रही है। अब एक और फंडा है, आप याद रखना, हाई कोर्ट के जज की सैलरी तो कंसोलिडेट स्टेट कंसोलिडेट फंड से मिलती है, और हाई कोर्ट की पेंशन जो मिलती है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, क्योंकि सर स्टेट बोलती है अब तो रिटायर हो गए मैं तो कुछ नहीं देती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है अपने कंसोलिडेट फंड से, ठीक है। और उनकी सैलरी कौन देता है, वो स्टेट देती है अपने कंसोलिडेट फंड से, ठीक है। अब दोबारा से अपॉइंटेड किया गया, देखो पेंशन तो ऑलरेडी मिल रही है, पर अब सैलरी कितनी दें या उतनी ही दें, कितनी दें वो कौन करता है डिसाइडेड, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, देखो जुडिक्शन हाई कोर्ट की पूरे इंडिया में होती है, एक तरीके से आप देख सकते हो पार्लियामेंट स्टेट लॉ के ऊपर जुडिक्शन दे सकता है। ओरिजिनल जुडिक्शन भी होती है इसकी, ठीक है। नो ओरिजिनल जुडिक्शन इन द केस ऑफ क्रिमिनल मैटर, ओरिजिनल जुडिक्शन इन द केस ऑफ सिविल एंड द हाई वैल्यू मैटर। देखो ये याद रखना, जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन है ना वो क्रिमिनल मैटर में नहीं होगी। जैसे मैंने मर्डर कर दिया मैं सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो पहले सेशन कोर्ट में जाऊँगा, फिर ऊपर जाके मैं हार गया उसमें, फिर उसमें मैं किस में जाऊँगा, हाई कोर्ट में जाऊँगा। पर कोई सिविल मैटर है या हाई वैल्यू वाला कोई मैटर है, हम जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, वो ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आना, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको 131 के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और स्टेट के बीच में लड़ाई है वो। एक होती है एपीलेट जुडिक्शन, एपीलेट कैसे दोनों में होती है, सिविल और क्रिमिनल में भी। फिर एक होती है लेटेंट पेटेंट अपील होती है, वो कुछ ही कोर्ट के पास है, जैसे इलाहाबाद हो गई, बॉम्बे हो गई, कलकत्ता, मद्रास और पटना, ये आपको याद रखना है। लेटेंट पेटेंट इतना मत जाओ, बस याद रखो। हाई कोर्ट की पावर ऑफ सुप्रीडेंसी क्या रहती है, ईच जो हाई कोर्ट रहती है सुप्रीडेंट कर सकते हैं अपनी स्टेट की सारी हाई ओवर द ऑल कोर्ट जितनी है आपकी टेरिटरी के अंदर, और ट्रिब्यूनल जितनी ट्रिब्यूनल्स के अंदर सबको ओवर पावर कर सकती है। तो ये कुछ सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। रिट्स पावर जो है आर्टिकल 226 के अंदर, रिट्स क्या होती है, आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि जो भी रिट्स हैं आपकी हर्बियस कॉर्पस स्टैट्यूटरी मेंडेमस ये सारी हैं, आप अपील कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर। पर हाई कोर्ट की रिट्स पावर बड़ी होती है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। वो कैसे होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप रिट्स पावर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो ही जा सकते हो, पर सुप्रीम हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल छोड़ो, कोई लीगल राइट का वायलेशन भी है आप तभी भी जा सकते हो, एज वेल एज पर्पज ऑफ लीगल राइट, तभी भी जा सकते हो आप किसके अंदर। ट्रांसफर केस में क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के 28 में से मेंशन है ट्रांसफर किया जाना। एक्सटेंशन ऑफ हाई कोर्ट मतलब बढ़ाना जुरिडिक्शन, तो वो 230 के अंदर मेंशन है। एस्टेब्लिशमेंट करना कॉमन हाई कोर्ट टू और मोर स्टेट, वो आर्टिकल 231 के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये होगी आपकी हाई कोर्ट। डिफरेंस क्या, मैंने आपको बताया सब प्रेसिडेंट करता है, 2-3 काम ही है जो कौन करता है, वो गवर्नर करता है, बस गवर्नर करता है, और सारे काम यही करते हैं। सबऑर्डिनेटेड कोर्ट क्या होती है, मतलब जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर्टिकल 233 के अंदर है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। अपॉइंटमेंट जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज का मेड बाय द गवर्नर, देखो यहाँ पे गवर्नर का स्टार्ट हो जाएगा रोल। कंसल्टेशन किससे करेगा, हाई कोर्ट के जज से करेगा, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनसे स्टेट करने से यूपी में करना है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किससे कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे आपका हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, और गवर्नर अपॉइंटेड कर देगा, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेस पे रिकमेंडेशन की जाती है, एटलीस्ट 7 साल के लिए वकील होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट के अंदर, तो भी रिकमेंडेशन बाय द हाई कोर्ट कर सकता है। रिक्रूटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज,
डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के जितने भी अदर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, सीजीएम होता है, ये होता है, सेशन कोर्ट के जज होते हैं, ये होते हैं, मुनिसिफ होते हैं, ये होते हैं, न्यायालय अधिकारी होते हैं, वो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम पीसीएसजे का एग्ज़ाम जो होता है, पीसीएसजे का सिविल जो जज का एग्जाम होता है उससे रखे जाते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट जज को आप अगर एक्सपीरियंस बेसिस भी 7 साल का एडवोकेट है, अगर हाई कोर्ट को लगता है तो रिकमेंडेशन गवर्नर को कर सकती है, गवर्नर उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारा अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय द, जो मैंने आपको बताया वो सब जुडिशियल जो सर्विसेज के एग्जाम होते हैं गवर्नर अपॉइंट करता है, पर वो एग्जाम बेस पे किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल मेड बाय द गवर्नर कंसल्ट टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वही सारी बात मैंने आपको बताई। और हाई कोर्ट कंसल्ट, कोई रूल बनाना हो तो गवर्नर की कंसल्टेशन से बनेगा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी ली जाएगी क्योंकि एग्जाम कराती है, और हाई कोर्ट की कंसल्ट ली जाएगी। तो तीनों चीज़ दी जाती हैं। दूसरा आता है ट्रिब्यूनल और ग्राम न्यायालय। ट्रिब्यूनल्स क्या होती है? नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, पर लेटरली 42 में ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, और इसके लिए एक नया पार्ट बनाया था 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसमें ट्रिब्यूनल बनाया गया था। 2 प्रकार की ट्रिब्यूनल होती हैं। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, 323A के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होती है? कोई रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको हटा दिया जाए, किसी सर्विस पे रख लिया जाए, तो ठीक है ना, तो उसके लिए आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट वाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये बर्डन कम करने के लिए थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, प्रॉपर जुडिशियल नहीं है पर क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, और इसके पास ऑलमोस्ट सारी पावर होती हैं, जो सारी पावर को फॉलो करती है। जो स्टैट्यूटरी ओरिजिन है इसका, क्योंकि एक्ट से बनाई गई है, पूरा चेंज किया गया, तो स्टैट्यूटरी ओरिजिन है इसका पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से। ये प्रिंसिपल जो जस्टिस है फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस, जैसे आपकी एनजीटी करती है, ये फॉलो नहीं करती है सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट को। देखो एक सिविल बॉडी है, सिविल केसेस सुनती है, क्रिमिनल केस थोड़ी सुनेगी, सिविल केस सुनती है। तो सिविल केस सुनने का एक तरीका होता है, उस तरीका किसके अंदर मेंशन है? इसके अंदर मेंशन है। पर नहीं, ये अपना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कुदरत का कानून टाइप ये फॉलो करती हैं। इनके पास पावर होती है हर चीज़, जैसे कोर्ट के पास होती है संबंध करना, हो ये करना, बहुत सारी चीज़ की कसम खा के बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये रिट्स भी दे सकती हैं प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी में, ये दे सकते हैं अगेन द डिसीजन ऑफ सच ट्रिब्यूनल को इसके डिसीजन के अगेंस्ट जाना होता है, प्रोहिबिटरी स्टैट्यूटरी रिट्स यूज़ करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, नॉट सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। चंद्र कुमार का केस आया था 1997, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल का अपील करना मेड इन द हाई कोर्ट। ठीक है ना, अगर इस ट्रिब्यूनल में आप केस हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट में कहाँ कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट लेके आए 1985 में, इसमें कुछ और चेंजेस किए गए। तो इसमें क्या बनाया गया? इसमें एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाया गया इस सेंट्रल के लिए। अगर कोई स्टेट भी चाहती है ऐसी कोई ट्रिब्यूनल उनके लिए बनाया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट अगर रिक्वेस्ट करेगी स्टेट की गवर्नमेंट, तो एक स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी बना सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ये याद रखना, स्टेट नहीं बना सकती। अगर 2 जॉइंटली स्टेट बात करते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी ट्रिब्यूनल बनाओ जॉइंटली, तो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी डेवलप कर सकती है ये उस स्टेट के लिए। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल 23B है एक, उसके अंदर ये तो होगी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, 323A होगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, सारी चीज़ हो गई। अब 32B ये भी किसी चीज़ के लिए, जितनी भी बची हुई ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेबर, फॉरेन के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जितने भी केसेस और होते हैं, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वो सारी ट्रिब्यूनल इसके अंदर बनाई जाती हैं, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के सारी। अब जो 323A के अंदर बनाई जाती हैं ओनली बाय द पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही बनाता है ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, पर बी वाली क्या? दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट भी बना सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। 323 में देयर इज ओनली 1 ट्रिब्यूनल एट द सेंटर, और कुछ स्टेट के रिकमेंडेशन से 2 और मोर स्टेट रिकमेंडेशन से और भी बनाई गई हैं इधर उधर। बट 323 से हायरार्की होती है कि हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग बना सकती है ये। फिर एक एनजीटी है, ये भी एक ट्रिब्यूनल है, इस्टेब्लिश 2010 में इसको बनाया गया, बताया ना पार्लियामेंट ही बनाएगी सेंट्रल वाली, तो एनजीटी बनाया गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 2010 में एक्ट से बनाया गया। स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है, ये सारे केसेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के, कंजर्वेशन के, फॉरेस्ट के सारे केसेस ये सुनती है। ठीक है ना, अगर इसमें कोई केस आप हार जाए, ठीक है, तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसकी क्या चीज़ है, 6 मंथ के अंदर कोई भी केस फाइल होता है, 6 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज करना होता है, ख़त्म करना होता है। इसकी जो प्रिंसिपल जो सिटिंग है इसकी न्यू दिल्ली में है, और इन्होंने कुछ बेंच बना के रखी हैं, लोगों को ईजी हो जाए थोड़ा, भोपाल, पुणे और कोलकाता और चेन्नई के अंदर, ताकि लोगों को ईजी रहे। सेंट्रल में जब कहीं जाना तो भोपाल चले जाए, नॉर्थ में जाना हो न्यू दिल्ली चले जाओ, कहीं भी सेंट्रल और ईस्ट में जाना हो, सेंट्रल वेस्ट में जाना हो तो पुणे चले जाओ, इधर पूरा ईस्ट में जाना हो कोलकाता, बिल्कुल साउथ वाले को देखना हो तो चेन्नई। तो
तो कुछ इन्होंने अपनी अलग अलग सीटिंग भी बना के रखी हैं। और नीचे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट में आए थे, हाई कोर्ट में थे, हायरार्की है ना हमारे यहाँ। अब हम और नीचे आएंगे, मांगे ग्राम न्यायालय, बिल्कुल गाँव वाले लेवल पे हम आ गए हैं। एक तरह से विलेज कोर्ट भी बोला जाता है। ये भी एक एक्ट से बनाई गई थी, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में लाए थे, ताकि जो गांव का लोग क्या है, वो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको इतनी चीज़ें नहीं पता होती कि ऐसे जाना है, ऐसे एफिडेविट फाइल करना है, फिर कोर्ट के अंदर अपने पेपर्स लेके जाने हैं। वो बेचारे मौखिक रूप में चाहते हैं कि हमारा निपटारा एक आसानी रूप में कर दिया जाए। तो स्पीडी और ईजी एक्सेस ऑफ जस्टिस, क्योंकि जस्टिस पाने का अधिकार सबका है, उसके लिए रूरल एरिया के लिए स्पेशल ग्राम न्यायालय डेवलप किए गए थे और उनके लिए एक न्याय अधिकारी ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। एक वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफिसर की सैलरी और बेनिफिट एंजॉय करता है। वो न्याय अधिकारी जो अपॉइंट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है इन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ गए। अभी तक ऊपर क्या था, गवर्नर था, उससे ऊपर प्रेसिडेंट था, ठीक है ना, ये सब चल रहा था। अब यहाँ पे आ गई स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड करती है वो न्यायाधिकारी को कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जुडिक्शन क्या रहती है उसकी, ग्राम न्यायालय की, वही उसके एरिया में स्पेसिफाइड जो किया जाता है। हाई कोर्ट जो करती है या स्टेट गवर्नमेंट जो करती है कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट से, उस एरिया में जुडिक्शन उसको रहती है। अब ये क्या एक मोबाइल कोर्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। मोबाइल कोर्ट क्या होती है, आज एक हफ्ते इस गांव में रहा, यहाँ के केस वेस सुने, कुछ केस फाइल किए, कुछ लोग नहीं माने, उनको कोर्ट के अंदर जाओ अपील कर लो, फिर दूसरे गांव में चले गए, तो ऐसे ही केस सुनते रहते हैं। ये दोनों केस सुनती हैं, सिविल और क्रिमिनल केस दोनों सुनती हैं और ऑफेंस भी सजा भी देती हैं। प्रिकॉशनरी जुडिक्शन जो रहता है न्यायालय का, इनका फिक्स्ड बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जो इनका जुडिक्शन रहता है, अगर आपका अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो इनके खिलाफ। ग्राम न्यायालय हैज़ बीन पावर टू एक्सेप्ट द सर्टेन एविडेंस, जो एविडेंस एक्ट के अंदर जो आता है। देखो, एविडेंस एक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं माना जाता, क्योंकि एक फॉर्मल चैनल होता है आपको एविडेंस कैसे पेश करने हैं, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, पर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई एविडेंस दिखाना चाहता है, दिखा दो, इनफॉर्मल देख लेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, इनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जैसे सिविल मैटर हो गया, ठीक है, मैनर ऑफ द डी, मतलब ये सारे इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस को पाने के लिए ये सब कम करते हैं। अब इनकी अपील है, अगर क्रिमिनल केसेस में ये सुन रही हैं तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हो, अगर 6 मंथ के अंदर अंदर आप जा सकते हो सेशन, जो स्टेट की आपकी डिस्ट्रिक्ट की सेशन कोर्ट रहती है। अगर आप सिविल केस सुन रहे हैं ये कोई, तो आपको वहाँ से अगर अपनी और अपील करनी है आगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो 6 मंथ के अंदर अंदर।